इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस लेसन में मैं एक बहुत ही ड्रेडेड मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट, किस्त के बारे में बातें की जाएंगी। तो जैसा आपको मालूम है, इंस्टॉलमेंट यानी किस्तें जो होती हैं, जब आप कोई चीज़ लोन पर लेते हैं तो वो एक रियलिटी है। ठीक है, सैलरीज इतना नहीं होती हैं कि हर एक बड़ी चीज़ खरीदी जा सके, तो चीज़ें लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। इंस्टॉलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कोई लोन लिया तो उसमें इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो मैं एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता हूँ, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर आने वाले लेसन्स में जब सवाल होंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन मुझे इंस्टॉलमेंट का एक बेसिक आइडिया डिस्कस करना है, ताकि आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए, जिससे पहले मैं आपके लिए इंस्टॉलमेंट की शुरुआत करूं, मैं थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे करना चाहता हूं कि जो मनी वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है। राइट, तो इसेंशियली जरा उसके बारे में पहले मैं बात करता हूं, मनी वैल्यू के बारे में। देखिए, मनी वैल्यू का मतलब ये होता है कि क्योंकि जब मैं इंस्टॉलमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, जब मैं एक फाइनल इक्वेशन लिखूंगा इंस्टॉलमेंट के लिए, तो वहां पर इसके थ्रू आप उस रिजल्ट को बहुत जल्दी लिख पाएंगे। तो पहले जरा समझते हैं कि मनी वैल्यू का मतलब क्या है। देखिए, मनी वैल्यू का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि आपने आज मुझसे 100 रुपीज़ लेट से आपने मुझसे उधार लिए, और मैंने ये बोला कि ये जो भी वैल्यू आप मुझसे ले रहे हो, ये हर साल 10% ज़्यादा आपको वापस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि लेट से आज आपने t इज इक्वल टू 0, इस टाइम को मैं बोलता हूँ t इज इक्वल टू 0, जिसपे आपने मुझसे ये उधार लिया 100 रुपीज़, और हो कह रहा है कि ये जो 100 रुपीज़ है ये आपका एक साल के बाद बन जाएगा 110 रुपीज़। ठीक, अब ध्यान रखिए, मैं आपसे ये पूछूंगा कि लेट से आपने मुझसे आज ही उधार लिया 100 रुपीज़। अब अगर और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप इसको रिटर्न करोगे तो 10% का ब्याज आपको पे करना पड़ेगा। रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% लगने वाला है पर एनम। ठीक है, और मैंने लेट से बात की कि यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, इसमें 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी कंपाउंडिंग आपकी है एनुअल। राइट, ये कंडीशन मैंने आपको लेट से प्रोवाइड कर दी। तो अब आप क्या कहोगे कि 100 रुपीज़ का मैंने लोन लिया, 100 रुपीज़ लोन लेने के बाद अगर आपको पेमेंट लेट से एक साल के बाद करना है, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप इसी लोन को ख़त्म करना चाहते हो। तो आप कहोगे कि सिंपल सी बात है कि जो अमाउंट का लोन आपने लिया वो अमाउंट आज की डेट में, या t इज इक्वल टू 1 ईयर कहना चाहिए, आज की डेट में तो 100 रुपये है, लेकिन एक साल के अंत में वो ही अमाउंट लोन वाला 110 रुपये हो गया। तो अगर वो अमाउंट 110 रुपीज़ हो गया एक साल के बाद, तो उस समय अगर आपको यही लोन चुकता करना है तो आपको 110 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। मैं कहता कि चलो ठीक है, एक साल और निकाल दिया आपने लेट से, तो यही वाला जो अमाउंट आपने लोन लिया था वो 2 साल के बाद कितना हो गया, 121 रुपये के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है। ऑल्दो अमाउंट आपने 100 रुपये लिया, 100 रुपीज़ लिया, लेकिन 2 साल के बाद चूंकि इस पर इंटरेस्ट लगा 10% का 2 बार सक्सेसिव, वो 121 बन गया। तो अब लोन पेमेंट करने के लिए आपको अगर 2 साल के बाद करना है तो आपको 121 पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखना कि इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं समझा रहा हूं कि ये एक अमाउंट है लेट से 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का एक अमाउंट मैंने आपको दिया, और ये अमाउंट 2 साल के बाद किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 121 के, 2 साल के बाद। तो देखिए, ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये वैल्यू जो आपके सामने लिखी है, ये कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। अभी की बात हो रही है ना, तो इसको मैं कह रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी इसका जो भी मूल्य है वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। और ये जो वैल्यू है ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, भविष्य का मूल्य, फ्यूचर वैल्यू है, ये 2 साल के बाद का है। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1 साल के बाद का है। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है आपकी, ये 1 साल के बाद की है। तो क्या आपको समझ में आया कि अगर हम ऐसे इसको देखें कि अब हम केवल मनी के टर्म्स में बात करें कि वो 100 रुपीज़ जो मैंने 2 साल पहले लिया t इज इक्वल टू 0 पे,
अगर उसको रीपेमेंट मुझे आज की डेट में करना है, यानी सारी 2 साल के बाद रीपेमेंट करना है, तो वही पैसा अब 121 रुपये दे के चुकता करना होगा। यानी वो 100 रुपीज उस दिन 2 साल के बाद 121 रुपये के बराबर हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझें कि जो मनी वैल्यू है इंटरेस्ट के केसेस में वो बदलती रहती है। वाकई में उसने 100 रुपये की एक नोट आपको दी, लेकिन 2 साल के बाद वो 100 रुपये की नोट लेने को तैयार नहीं है। इंटरेस्ट के केस में वो कह रहा है कि मुझे 121 रुपये दो, यानी वही 100 रुपये 2 साल पहले आज की डेट में 121 रुपीज़ के इक्विवेलेंट हो गया है। तो अब देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 100 रुपये का केस था तो 100 रुपीज़ का आपने लोन लिया, वो चुकता जब आप कर रहे हो तो वो 100 का अमाउंट आप चुकता नहीं कर रहे हो, वो आपको उस t इज इक्वल टू 2 ईयर्स पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि इसकी वैल्यू है क्या यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है 121। तो अब आपको 121 का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये लोन क्या हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी लोन के केसेस होंगे तो जिस मोमेंट पे पूरा का पूरा लोन रीपे हो रहा है उस मोमेंट पे हमें मनी वैल्यू निकाल के इक्वेट करना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट मैंने लिया था उसकी मनी वैल्यू आज क्या है और आज मुझे कितना पेमेंट करना होगा। तो अगर मैं यहां पर इस केस में पर्टिकुलरली इसको डिफाइन करूं कि कोई भी क्वांटिटी है लेट से, और उसकी एक फ्यूचर वैल्यू लेट से मैं आपको दे दूं P है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दी कि P है, और टाइम पीरियड भी मैंने आपको दे दिया कि टाइम पीरियड कुछ भी है, लेट से 2 ईयर्स है, T ईयर्स है, यहाँ पर T ईयर्स लिख दिया मैंने, T ईयर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैं आपसे पूछता कि बताओ प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी अभी की, तो अब देखिए डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मान लिया R% पर एनम आपने बोल दिया, ठीक है, राइट। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने जाओगे तो कुछ करना नहीं है कि T ईयर्स के करस्पॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ये देखना पड़ेगा हमें कि ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू आप निकालना चाहते हो, आपको एक फ्यूचर वैल्यू मालूम है, उससे आप एक प्रेजेंट वैल्यू मान लिया कैलकुलेट करना चाहते हो। कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ P मत लिखो, इसको आप X लिखो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको आप X लिखो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका अमाउंट मैंने आपको लिखा ना कि 121 अमाउंट था। अब 121 अमाउंट कैसे आया, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट आया 10% 2 बार लगा के। तो मैं आपसे कहता कि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, जो वैल्यू है लेट से वो 2 साल के बाद 121 है, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 121 अपॉन 1.1 होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप जंप कर रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन में 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, रिवर्स डायरेक्शन में जंप कर रहे हो, 1.1 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 121 अपॉन 1.1 होल स्क्वायर बनाएगा, जिसको आप बोलोगे 100। ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे 121 आपको मालूम है 10% का इंटरेस्ट है और 2 साल के बाद कोई वैल्यू 121 है, तो उसकी वैल्यू अगर मुझे t इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है तो t इज इक्वल टू 1 पे वही वैल्यू 121 अपॉन 1.1 बनेगी, यानी वो होगी 110। तो जब लोन के केसेस आते हैं तो जिस मोमेंट पे आप कहोगे मेरा लोन कवर हो गया, मतलब आपने 100 रुपये का अमाउंट लिया, लेट से लोन लिया या दिया वट एवर, और ये वैल्यू 2 साल के बाद 121 हो गई, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये वैल्यू 110 है मान लिया, ठीक है। आपको मालूम है कि अलग अलग टाइम स्टाम्प पे अलग अलग वैल्यू मैंने लिखी है। तो ये 100 रुपीज जो यहाँ पर है ये 110 के इक्विवेलेंट है t इज इक्वल टू 1 के बाद, और 121 के इक्विवेलेंट है t इज इक्वल टू 2 के बाद। तो लेट से कोई कहता है कि लोन आपका ओवर हो गया, तो लोन ओवर हो गया मान लिया t इज इक्वल टू 2 पे, तो आपने पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट किया 121 रुपीज का, पर आप देखना किसी भी टाइम स्टाम्प पे आप चले जाओ आपको पता चल जाएगा लोन खत्म हो गया। कैसे, देखो t इज इक्वल टू 1 पे आके मैं देखता हूँ, t इज इक्वल टू 1 पे जो लोन ड्यू था वो आपका 110 ड्यू था कि नहीं। t इज इक्वल टू 1 पे आपका लोन ड्यू था 110, क्योंकि वो 100 रुपीज 110 बन चुका है। और मान लिया आपने t इज इक्वल टू 2 पे 121 पेमेंट कर रखा है। आप खुद ही देख लो कि यहां पर अगर मैं मनी वैल्यू कैलकुलेट करूं इस पॉइंट पे, तो ये 121 यहां पर किसके इक्विवेलेंट है, आप कहोगे 121 अपॉन 1.1 के इक्विवेलेंट है। क्योंकि मैं वापस जा रहा हूं तो ये जो 10% है इसको मैं जंप करूंगा,
इसको जंप करूंगा तो मुझे 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं वैल्यू निकालूं मनी की तो 121 अपॉन 1.1 आएगी, जो कि 110 है। देखो अगर आपने 121 रुपए देके लोन पूरा किया है t=2 के एंड में, आप कहीं भी चले जाओ देख लोगे आप कि हाँ लोन की इक्वेशन बैलेंस हो रही है। t=1 पे ड्यू कितना था 110, तो वहां पर यही 121 किसके इक्विवेलेंट है 110 के, लोन ओवर हो गया। यहां पर आ जाओ, आपको यहां पर मनी वैल्यू 100 थी, 2 साल के बाद आपने 121 पेमेंट किया है। आप कहोगे इसी टाइम स्टाम्प पे अगर वापस आ जाओ तो ये 121 अपॉन 1.1 स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। जो पैसा आपने 2 साल बाद 121 दिया वो आज अभी इस टाइम स्टाम्प पे t=0 पे 2 साल मतलब 2 बार हमने 1.1 को जंप किया रिवर्स डायरेक्शन में, तो 1.1 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 100 के इक्विवेलेंट होगी। 100 के इक्विवेलेंट है, लोन खत्म हो गया। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी केस सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू दी है या फाइनल वैल्यू दी हुई है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस लगाएंगे। बट अदरवाइज आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप बस ये समझ लेना कि मनी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है ताकि हम जब इक्वेशंस लिखें तो जो फाइनल रिजल्ट होगा इंस्टॉलमेंट केसेस में वो आप डायरेक्ट लिख पाओगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट के केसेस क्या होते हैं और उनसे उन्हें कैसे डील करना है। तो देखिए मैं पहला काम ये करूंगा कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट केस समझाऊंगा और उस केस को धीरे धीरे करके हम लोग जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, देखिए इंस्टॉलमेंट का केस समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की, और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का जो केस होता है इसको आप समझ जाओ पहले अच्छे से। और ये भी हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की इसलिए क्योंकि देखिए जो इंस्टॉलमेंट का केस होता है, किस्तें, जब आप कोई लोन लेते हो और किस्त पेमेंट करते हो तो वहां चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है। तो ये ज्यादा मतलब आपको कहते प्रैक्टिकल है, जो आपको ज्यादा आप इससे रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप कुछ भी कर लोगे, चाहे वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो या फिर आपका इवन सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो भी मैं सीआई केस लेके चल रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब देखिए केस लेता हूं मैं, जहां पर मैं बात करूंगा इसी केस में कि जहां पर हम 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, बाद में हम फिर 3 की भी बात करेंगे, फिर आप 4, 5, 6 व्हाटएवर करना है सब कुछ कर लोगे। तो देखिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के केस में मैं बात करता हूं कि सपोज करिए एक लोन अमाउंट है, जो लोन का अमाउंट जो है दिया गया वो लेट्स से कि आपका 4200 रुपीज का एक लोन जो है इशू किया गया अभी t=0 पर। ठीक है, जब ये इशू किया गया तो इसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 किस्तें जो है इंस्टॉलमेंट की वो पे की जाएंगी, एक t=1 पे और एक t=2 पे। t=1 मतलब 1 साल के अंत में, t=2 मतलब 2 साल के अंत में, और दोनों इक्वल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो मैंने इसलिए लिखा x और x। मुझे ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो देखिए पहली चीज तो आपको मालूम है, आप ये गलती कभी मत कर देना कि आपने कहा कि x + x = 4200 है। ये तो आपको मालूम है क्यों गलत है, क्योंकि भाई कोई ना कोई इंटरेस्ट भी लगेगा और इंटरेस्ट लगेगा तो वो वैल्यू 4200 से ज़्यादा आनी चाहिए। दूसरा एक पॉइंट और भी है, देखिए आप समझ लेना कि आपने कहा कि चलो मैं एक काम कर देता हूं कि मैंने इसको लिख दिया x + x = 4200 इंटू 2 साल के बाद ड्यू अमाउंट कितना होगा। आप कहोगे 2 साल के बाद ड्यू अमाउंट जो होगा वो 4200 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। मैंने कहा लेट्स से 10% पर एनम है और कंपाउंडिंग आपकी हो रही है एनुअली। ठीक, तो आप कहोगे 1.1 का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि 4200 का जो अमाउंट है वो आपका चेंज हो जाएगा 10% से हर साल, तो इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो नेट अमाउंट आपका 4200 इंटू 1.1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये t=2 के अंत में होगा। लेकिन यहाँ जो आपने लिखा है ये t=1 है और ये आपका t=2 है। तो अगर आपने ये इक्वेशन लिखी इस तरह से तो भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है जो 1 साल के अंत में पे हुआ है उसकी वैल्यू आपने t=1 टाइम स्टाम्प पे लिख रखी है, तो मनी वैल्यूज का टाइम स्टाम्प सेम नहीं है तो वो इक्वेशन बराबर हो ही नहीं सकती है। तो आप कहोगे अच्छा मुझे इसको t=2 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो t=2 पे, क्योंकि बाकी वैल्यू t=2 पे ही लिखी हुई है। आप कहोगे ये वाला जो x अमाउंट है वो t=1 पे x है, तो t=2 पे कितना होगा। आप कहोगे x से 10% के इंटरेस्ट की आप अगर बात कर रहे हो
तो ये वैल्यू 1.1x हो जाएगी 10% बढ़ के, तो यहाँ ये वैल्यू 1.1x हो गई। अब देखिए आपका इक्वेशन बनेगा 1.1x प्लस x इक्वल्स टू 4200 इंटू 1.1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। तो आपको 2.1x बनेगा, 2.1x आपका दे देगा 4200 इंटू 1.1 होल स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू अगर आपने निकाली तो ये आपके आ गया 2000, राइट, डबल दिख रहा होगा ना आपको, इसलिए 2000 इंटू 1.21, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2420 का अमाउंट आपको एज ए इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। यानी पहले साल के अंत में 2420, दूसरे साल के अंत में भी आपको 2420 का ही पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल जो लोन है वो ख़त्म हो पाएगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर इस केस में कि आपने जो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया, आप करोगे, आपने मनी वैल्यू से तो समझा दिया कि t=2 पे होगा, बट ये इक्वेशन आप नॉर्मल तरीके से निकाल के दिखाओ, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा मान लिया मैंने 4200 से शुरुआत करी है। सर देखिए पूरा प्रोसेस समझना, आप 10% का आपने इंटरेस्ट लगाया, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 4200 में 10% आप ऐड करोगे तो 420 ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर हो गई 4620, राइट, यहाँ पर आपकी वैल्यू जुड़ी 4620, और आप कहोगे कि ये जो वैल्यू मेरे सामने है 4620, इसमें से मैं क्या करूँगा, एक रीपेमेंट करूँगा x अमाउंट का। ये आपको मालूम ही है क्योंकि आप पहला इंस्टॉलमेंट t=1 यानी पहले साल के अंत में पेमेंट कर दोगे। तो जब आप ये अमाउंट रीपेमेंट कर दोगे, x अमाउंट यहाँ पर रीपे कर दोगे, तो नेक्स्ट ईयर क्या कहानी होगी, आपके पास जो अमाउंट बाकी बचेगा वो 4620 माइनस x अमाउंट बाकी बचेगा। ये आपको ध्यान समझना है, 4620 माइनस x अमाउंट बाकी बचेगा। अब इस अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो इस अमाउंट पे अगर फिर से इंटरेस्ट लगेगा तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो होगा 462 माइनस 0.1x। ठीक है, 462 माइनस 0.1x, ये आपका यहाँ से और इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आप कहोगे ये अगर और इंटरेस्ट मेरे पास लगा, अब जो मेरे पास अमाउंट होगा वो आप जरा देखना कितना होगा, यहाँ पर 4620 में 462 और जुड़ेगा। आप तो जब आप ये वैल्यू इसमें और जोड़ने जाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी 5082 माइनस ये हो गया आपका 1.1x। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब बताओ मुझे आप कि दूसरे साल के अंत में जब मैं x अमाउंट का पेमेंट करूंगा तो क्या मेरा लोन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, लोन आपका खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको यही कंडीशन दी हुई थी कि 2 साल में आपको पूरे के पूरे अमाउंट का रीपेमेंट कर देना है। तो आप रीपेमेंट इसी तरह से करोगे ना कि दूसरे साल के एंड में जब आप दूसरी किस्त दो तो जो नेट ड्यू अमाउंट हो वो वहीं पर लोन पूरा खत्म हो जाए। तो पहले साल आपने जब x का पेमेंट किया तो नेट ड्यू अमाउंट आपके पास बचा 4620 माइनस x, 10% और लगाया आपने, इंटरेस्ट लगाया, तो नेट ड्यू अमाउंट कितना था 5082 माइनस 1.1x। अब ये लोन तभी खत्म हो सकता है सर जब मैं ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा पे करूं, तभी तो लोन खत्म होगा ना t=2 के अंत में। ठीक है, ये नेट ड्यू अमाउंट है। इसका मतलब आप कहोगे अब तरीका एक ही है सर, आप करो x पे किया है, दूसरा आप करो कि ये लोन खत्म भी होना चाहिए इसको पेमेंट करने से, तभी 2 इंस्टॉलमेंट की बात हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.1x आपका 5082 के बराबर आया, 5082 के बराबर आया। अब देखिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूं कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, सब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये वैल्यू मैं फिर से लिख रहा हूं x प्लस 1. मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिखूंगा थोड़ा, 1.1x प्लस x, और ये वैल्यू जो 5082 है मैं आपको दिखाता हूं क्या है। 5082 जो वैल्यू है आपकी, ये है आपकी 4200 प्लस 420 प्लस 462, ये लिखा हुआ है आपको। इस वैल्यू को मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं क्या है। यह है आपका 4200 पे आपने 10% बढ़ाया, फिर आपने इस पे 10% बढ़ाया। ठीक है, ये आपका 420 आया, ये 462 आया। तो ये जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है ये आपकी एक्चुअली में नेट ड्यू अमाउंट है। नेट ड्यू अमाउंट है 2 साल के बाद, मतलब 4200 को आपने 2 बार 10% से बढ़ाया है तो 5082 आया है। इसका क्या मतलब मैं समझूं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, जो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी थी वही है
कि जो 4200 है इसकी वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करो t इज इक्वल टू 2 ईयर्स के टाइम स्टाम्प पर। तो t इज इक्वल टू 2 ईयर्स के टाइम स्टाम्प पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4200 को आपको 10% 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो चाहे उसको आप बोल दो 4200 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिखा था, एक ही बात है। 2 साल अगर आपने 10% से बढ़ाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो 1.1 होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे देख लो, फाइनल वैल्यू जो है आपके सामने 5082, एक ही बात है, दोनों सेम चीजें हैं। साथ ही साथ देखो ये x आया जो 2 साल के अंत में आपने पे किया, और ये 1.1x क्या है, जो 1 साल पहले पेमेंट हुआ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, उसकी t इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ पूरा केस ग्राफिकली, एक बार एक टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिले और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने ये समझाने की कोशिश करी आपको कि यहाँ पर जो स्टोरी दी हुई है वही कुछ ऐसी दी हुई है कि ये आपका t इज इक्वल टू 0 है, ये आपका t इज इक्वल टू 1 है, और ये आपका t इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर आपने 4200 रुपीज़ जो है ना लोन के तौर पे किसी को दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10%। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले साल के अंत में x अमाउंट पे किया गया, दूसरे साल के अंत में भी x अमाउंट पे किया गया, जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है। एक चीज़ अब आप ये अंडरस्टैंड करना कि जो भी ये 4200 का अमाउंट है, जो भी ये 4200 का अमाउंट है, वो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 के अंत में कितना हो जाएगा आप बताओ। 10% 2 बार आप बढ़ाओगे, तो 10% जब आप 2 बार इसको बढ़ाओगे सक्सेसिवली, या तो आप इसको 5082 बोल दो, सीधे निकाल के लिख लो, या फिर आप सीधे इसको 4200 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4200 इंटू 1.1 होल स्क्वायर आ गया। फिर आप कहोगे कि ये तो वो अमाउंट है जो नेट ड्यू अमाउंट है t इज इक्वल टू 2 के अंत में। ये जो अमाउंट है मेरा, वो ये वाला x भी क्या है, t इज इक्वल टू 2 के अंत में, तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये वाला जो अमाउंट x है ना, ये t इज इक्वल टू 2 के अंत में नहीं है। ये वाला अमाउंट जो है t इज इक्वल टू 1 के अंत में पे हुआ है, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, इसकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1.1x। क्यों? क्योंकि 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो मुझे 1 साल बाद की वैल्यू लिखनी है, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1.1x टाइम हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए जो कॉलम है t इज इक्वल टू 2 वाला पूरा, इसमें ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये वो है नेट वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पे जो पेमेंट हुई है, जो भी पेमेंट हुआ है उसको मैं t इज इक्वल टू 2 पे लेके आया, तो 1.1x का पेमेंट हुआ है प्लस x का पेमेंट हुआ है। ये वैल्यू जो है 5082 के बराबर आ जाएगी। यहां से आप सॉल्व कर लो, वैल्यू आपकी वही निकल के आएगी जो आपने पहले निकाली, कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहते तो देखिए लोन को खत्म करने का एक तरीका और भी था कि यहां ले आते वैल्यूज को। आप कहते कि मैं यहां सबकी वैल्यूज लिखूंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। आप कहते ये वैल्यू आपकी x है, ये वैल्यू अगर x है तो यहां पर अगर आपको इक्विवेलेंस लिखना होता तो आप कहते ये वैल्यू हो जाती मेरी x अपॉन 1.1 होल स्क्वायर, क्योंकि वापस आ रहे हो आप 10% को 2 बार जंप करके वापस आए हो, तो ये 1 अपॉन 1.1 जो वैल्यू होगी इसकी t इज इक्वल टू 0 पे, इस x के करस्पॉन्डिंग जो आपने पेमेंट किया t इज इक्वल टू 2 पर, उसकी वैल्यू यहाँ पर x अपॉन 1.1 होल स्क्वायर होगी, और यहाँ पर वो वैल्यू कितनी होगी आपकी, वो आपकी x अपॉन 1.1 होगी। तो अगर आपको t इज इक्वल टू 0 पे इसको इक्वेट करना है मनी को, तो आप कहोगे कि 4200 विल बी इक्वल टू x अपॉन 1.1 प्लस x अपॉन 1.1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको मिल यही जाएगा इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1.1 होल स्क्वायर से जरा मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिलेगा 4200 इंटू 1.1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.1x प्लस x। देखो मिला वही जो मैंने आपको बताया। तो किसी भी टाइम स्टाम्प पे अगर आप इक्वेट करो तो काम बन रहा है। लेकिन देखिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना जान लो कि आपको क्या करना है, जब इंस्टॉलमेंट खत्म हो रहा है ना, एक स्टैंडर्ड बना लो आप अपना। मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मनी वैल्यू को आप इक्वेट कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो बेहतर है उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना हम t इज इक्वल टू 2 यहाँ पर बोल रहे हैं, मतलब जब भी लोन खत्म हो रहा होगा ना वहीं जाके हम लोन को इक्वेट करेंगे कि जितना अमाउंट हमने पे किया उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पे क्या होगी, और हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि अमाउंट ड्यू कितना है, वो दोनों निकाल के हम कैलकुलेट करेंगे कि जो है फाइनल वैल्यू क्या आएगी x। तो एक स्टैंडर्ड आप अपनी तरफ से मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर यही केस आपका 3 साल वाला केस होता तो क्या होता।
क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा होता है ना, ध्यान से देखना, कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास 6620 का अमाउंट मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा कि यही CI है, एट द रेट CI ले लिया मैंने, और इंटरेस्ट रेट मैंने अभी फिर से आपको 10% ही दिया है पर एनम। कंपाउंडिंग वाला केस जो है वो एनुअल है, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर केस है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 वार्षिक बराबर की किस्त वाली कहानी चल रही है। तो देखो क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं फिर से टेबल बना के समझा रहा हूं, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो उसके बाद ये टेबल वोबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी बस टेबल इसलिए बना रहा हूं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो यहाँ पर ऐसे करके कुछ टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है t = 0, t = 1, t = 2 और t = 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आपने 6620 का अमाउंट लेट से लोन पे दिया, ठीक है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब जो पेमेंट हो रहा है वो मैं सपोज कर यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, x का पेमेंट आपने किया t = 1 पे, यहाँ पर भी x का पेमेंट किया, यहाँ पर भी x का पेमेंट किया। ये अलग अलग बॉक्सेस में लिख रहा हूँ ताकि मैं पीछे आके ना उनकी वैल्यू लिख सकूँ अगर मुझे कंपेयर करना हो तो, वरना आप कहते एक लाइन में क्यों नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो एक लाइन में लिखता तो दिक्कत होती, वापस आके जो वैल्यू चेंज करूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, वरना ये क्वेश्चन हम एक लाइन में ही लिखेंगे, उसमें आप टेंशन ना लें। तो आप देखिए इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो आप कैसे सोचोगे, आप कहोगे कि ये वैल्यू जो है ना t = 3 के एंड में जब लोन आखिरी किस्त पेमेंट करके खत्म हो रहा है वहां पर हम जाएंगे और वहां पर t = 3 के एंड में हम कहेंगे कि 6620 जो वैल्यू दी गई है मुझे 6620, इसका नेट इक्विवेलेंट क्या है। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 6620 इंटू 1.1 होल क्यूब। क्यों 1.1 होल क्यूब लगाया मैंने, आपको मालूम होगा कि 1.1 होल क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि 10% अगर 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे ये हो जाएगा 6620 इंटू 1.1 होल क्यूब। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या बदलाव आता है कि जो 1.1 होल क्यूब हम लिख रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है कि 30% अगर आपने 10% को 3 बार लिया तो 30% जुड़ता, तो वहां पर हम लिखते क्या 6620 इंटू 1.3, ठीक है। यही अंतर आता है ना कि वहां पर सारी कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड हो जाती है, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड है। अब आप कहोगे देखो अगर t = 3 पे मुझे इक्वेट करना है तो ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि 6620 इंटू 1.1 होल क्यूब राइट हैंड साइड में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहां पर वैल्यूज को आप बहुत ध्यान से देखना, जो पेमेंट किया है आपने यहां पर ये वैल्यू x क्या है, t = 2 पे है तो इसको लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर आप कहोगे ये वाला जो x है वो यहां पर कितना होगा, आप कहोगे यहां पर ये 1.1x होगा क्योंकि 1 साल बाद मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1.1x। फिर आप कहोगे यहां जो वैल्यू है उसकी यहां वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 1 साल बाद तो 1.1x होता है, उसके 1 साल बाद ये वैल्यू 1.21x हो जाएगी, 1.21x हो जाएगी, 1.1 का होल स्क्वायर। फिर से समझाता हूं कि अगर यही केस सिंपल इंटरेस्ट का होता तो आप क्या करते, आप सीधा कहते कि x और 2 साल के बाद कितना आता, x और 2 साल के बाद कितना आता, सीधे 1.2x आता, 1.2x आता, क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग का केस नहीं होता है, वहां सिंपल इंटरेस्ट से सारी कैलकुलेशन करते। अब आप देखो कि ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू सीधा सीधा इसके बराबर हुई कि नहीं हुई, 1.21x प्लस 1.1x प्लस x इक्वल्स टू 6620 इंटू 1.1 होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, राइट। अब देखिए अगर यही कहानी 4 साल की होती 10% के केस में तो आप इसको कैसे जनरलाइज कर सकते हो। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, 4 इयर्स 5 इयर्स जो भी कहानी है। चलिए मैं ऐसे बात करता हूं, लेट से ये कुछ कॉलम्स बना लेते हैं रैंडम सा, मैं आपको ये दिखाता हूं कि सीआई के केसेस में अब आप कैसे तेजी से चीजें कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ने वाली भी नहीं। लेट्स से कि कोई सर्टेन अमाउंट है आपने x जो कि आपने लोन पे उठा दिया, ठीक है, और जब आप ईएमआई पे करने जा रहे हो या x के बजाय इसको a बोलेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि x तो हम इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ आपने दिया x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x आपने दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, t = 0, यह आपका t = 1, यह आपका t = 2, यह आपका t = 3, t = 4, t = 5।
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ कोई वैल्यू से बस मतलब है कि मान लिया रेट का हमने आपको दे दिया सिस्टम की, ये भी 10% ही है, तो रेट अगर 10% पर एनम है, एनुअल कंपाउंडिंग है, पूरी कहानी है। आप कहोगे यहाँ पर कितनी EMI है, 1 2 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट्स है। कैसे वैल्यूज आप लिखोगे, देखो आप कहोगे ये अगर x है तो देखिए एक पैटर्न भी आपको यहाँ मिलेगा। इसके पहले जो इंस्टॉलमेंट गया है वो 1.1x हो जाएगा, उसके पहले जो इंस्टॉलमेंट गया है ये 1.1 स्क्वायर x बनाएगा, उसके पहले जो इंस्टॉलमेंट गया है ये आपका क्या बनाएगा, 1.1 क्यूब x बनाएगा, उसके पहले जो इंस्टॉलमेंट गया है आपका वो आपका 1.1 की पावर 4x बनाएगा, राइट। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इस तरह से आपके सारे इंस्टॉलमेंट्स की जो वैल्यू है यहां पर वो लिख जाएगी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा a इंटू 1.1 टू द पावर 5, क्योंकि ये भी तो हर साल सक्सेसिव 10% से बढ़ेगा ना, तो आपकी 5 साल के अंत में वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू 1.1 टू द पावर 5, और यहां ये हो गया x से 1.1x, 1.1 स्क्वायर x, 1.1 क्यूब x, 1.1 टू द पावर 4x, और ये हो गया आपका a इंटू 1.1 टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे इस केस में मैं एक पॉसिबिलिटी है जो आपको कहीं ना कहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये जो स्टोरी है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी उसके बाद। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज भी करूंगा आपके लिए कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए। कई लोग होते हैं इनको फॉर्मूला बहुत पसंद होता है रटना, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ होगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि ये पैटर्न क्या है। ये वैल्यू x 1.1x, 1.1 स्क्वायर x, 1.1 क्यूब x, 1.1 टू द पावर 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझना कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको ये जो पैटर्न मिल रहा है, ये जो पैटर्न मिल रहा है आप जो देख रहे हो इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज़ का, जो कि हम एट द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट पीरियड पे काउंट करें, सारी वैल्यूज़ को उस टाइम स्टाम्प पे लिखें t=5 पे, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपके इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रही है कि नहीं, इनको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। सो ये गुणोत्तर श्रेणी पे आ रही है कि नहीं आ रही है, बराबर आ रही है भैया, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है कि आपके पास एक नंबर है लेट से x, उसको आपने 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर से आपने 1.1 से किया, फिर से आपने 1.1 से किया, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपने x से शुरू किया और गुणोत्तर श्रेणी में आप आगे बढ़ते गए। अब इसको मैं जरा थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं इसको जनरलाइज करता, आपको पता है कि जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, लेट से आपने इंस्टॉलमेंट जो लगाया, लेट से मान लिया आपके पास n इंस्टॉलमेंट होते कि आप किसी भी पैसे को n इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ n इंस्टॉलमेंट होता तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता, x होता, जो सबसे लास्ट में पेमेंट हुआ है उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते। फिर जो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा वो आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट, इनटू x आएगा कि नहीं आएगा। अगर 10% की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो क्या वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू x आएगा कि नहीं आएगा, यस। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर m लिखूंगा, केवल m इंटू x। अगला क्या आएगा, आपका आएगा m स्क्वायर इंटू x, ध्यान देना 1.1 स्क्वायर इंटू x आया था। ये डॉट 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 जाएगा और m की कितनी पावर जाएगा, अगर आपके n इंस्टॉलमेंट्स हैं तो m टू द पावर n-1x तक जाएगा, और ये वैल्यू आपकी बराबर होगी, फाइनल में लिख रहा हूं यहां पर टोटल अमाउंट ड्यू, जिसको मैं a लिखूंगा। देखना यहां पर a का मतलब ध्यान से देखना, टोटल अमाउंट ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू कब, जब आखिरी पेमेंट हुआ है उस मोमेंट पे, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं t=n ईयर्स की कहानी है। यहां पर सारी वैल्यू t=n ईयर्स पे ही लिखी हुई है, तो ये सारी वैल्यू a के बराबर होंगी। a जो है टोटल अमाउंट ड्यू है, t=n ईयर्स। अब देखो यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब बनती है चीजें, तो ये होता है आपका 1 + m स्क्वायर, अगर मैं x को कॉमन ले लूं, अब टू ये गया आपका m टू द पावर n-1, और यहां पर इसको बंद कर दिया, ये वैल्यू a के बराबर आ गई। अब देखिए जीपी जो बनता है आपका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसके सम का एक एक्सप्रेशन होता है जो कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं जानने की ज़रूरत है कि अगर मेरे पास इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं तो इसका सम क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो सम होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बात कर रहा हूँ तो हमेशा 1 से बड़ी होगी, राइट। तो इसका जब सम आप निकालने जाओगे तो ये आता है a इंटू ये r जो है आपका, ये होता है कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a होता है पहला टर्म, जैसे मैं आपको
जनरल टर्म लिखा देता हूँ जीपी का, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए जीपी में अगर ऐसे होता है a प्लस ए आर स्क्वायर, और ये अप टू जाता है ए आर टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पर कॉमन रेशियो r है और आपका a जो है फर्स्ट टर्म है। जब आप इस जीपी का सम निकालने जाते हो तो आपको ये मिलता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। अगर r आपका एक से बड़ा होता है तो आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने रखा कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास मान लिया एक है, ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है मान लिया, तो मतलब ये हुआ पहला वाला टर्म, एक ही टर्म है ना, तो एक ही होगा ना a। आप n की वैल्यू एक रखना, ये कैंसिल होके आपको दे देगा a। तो ये होता है जीपी का सम अगर r एक से बड़ा हो। आप कहोगे r अगर एक से छोटा होगा तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं होता, ये 1 माइनस आर टू द पावर n हो जाता है और नीचे भी 1 माइनस आर हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वो आप एक माइनस कॉमन दोनों जगह से ले लो, समझ में आ जाएगा। मैं इसमें वापस आता हूँ। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो आपका m है, m टू द पावर n बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, साफ साफ देखो आप, n टर्म्स हैं आपके, राइट, n टर्म्स हैं, तभी आपका n माइनस वन आ रहा है। तो m टू द पावर n बनेगा, माइनस वन बनेगा, डिवाइडेड बाई m माइनस वन आपका बनाएगा ये, और ये वैल्यू आपकी x के बराबर होगी। तो देखो जिन्हें फॉर्मूले रटने का बहुत शौक है उनके लिए भी कुछ निकल के आ गया कि ये बन गया a इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई m टू द पावर n माइनस वन। ये हो गया आपका सिंपल सी बात कि अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो फॉर्मूले आपके जनरलाइज नंबर्स होते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप जैसा उचित समझें ये मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी जब मैं सवाल लगाऊंगा तो आप देखोगे कि मैं फॉर्मूले इस्तेमाल करता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपकी श्रद्धा। तो ये x की वैल्यू हो गई a इंटू एम माइनस वन अपॉन एम टू द पावर n माइनस वन। ये बनता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी आप इसको कहते हो गुणोत्तर श्रेणी। तो उसके थ्रू आप के अगर n इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि आपको दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। देखना यहाँ से m कैसे निकलेगा। m के लिए आपको मैं लिख देता हूं कि m की वैल्यू भी यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 के बराबर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है सर। तो अगर आपने 10% लिया तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.1। अगर आपने 20% लिया तो m की वैल्यू हो जाएगी 1.2। अगर आपने 30% लिया तो m की वैल्यू हो जाएगी 1.3। कंसीडरिंग दैट कि आप m को समझ रहे हैं कि क्या है, m आपका यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको फर्दर रिड्यूस करना है तो आप m को रख दीजिए, 1 प्लस आर बाई 100, वहां से सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, बट m के फॉर्म में ध्यान रखो, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो आप जानते ही हो कैसे लिखना है। तो देखिए आपको ये फॉर्मूले रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में जितने भी स्टेप्स देंगे आप उसको फटाफट लिख के आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे मैंने कहा 3 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट 3 टर्म लिख के हम जोड़ देंगे तीनों टर्म को, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे 4 टर्म लिख के जोड़ देंगे, यहाँ कोई फॉर्मूला बना के उसको रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपकी चॉइस है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि ये सारी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होंगी, राइट। तो प्रोसेस आप अंडरस्टैंड करो, फॉर्मूला रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, प्रोसेस अंडरस्टैंड करो। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर यही कोई क्वेश्चन होता सिंपल इंटरेस्ट का तो वहां कैलकुलेशन कैसे पलट जाती। देखिए अगर आपका नेट ड्यू अमाउंट मान लिया ए आ रहा है कि नेट ड्यू अमाउंट आपका ए है, तो अगर आपका नेट ड्यू अमाउंट ए है, एट टी इज इक्वल टू सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, लेट्स से 2 ईयर्स, राइट, और आपने ये कहा कि मेरा जो इंटरेस्ट का रेट है वो इंटरेस्ट का रेट आपका 10% है, सपोज 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 10% का अगर इंटरेस्ट लग रहा है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने दिए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि एक इंस्टॉलमेंट तो x से रिप्रेजेंट होगा, दूसरा 1.1x से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10% का जो केस होता है, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वहां भी ऐसी ही कैलकुलेशन हुई थी। लेफ्ट हैंड साइड की x लिखा था, 1.1x लिखा था, ठीक, क्योंकि एक वैल्यू तो x ही रहेगी। जो स्टोरी आप बताने की कोशिश कर रहे हो वो कुछ ऐसी बताने की कोशिश कर रहे हो। ये अमाउंट क्या है आपका, ये अमाउंट आपका है a, राइट, ये अमाउंट आपका a है, और ये वैल्यू आपने यहां पेमेंट करी x, यहां एक वैल्यू पेमेंट करी x, 10% ही अगर लग रहा है, यहां नेट ड्यू अमाउंट a है तो ये 1.1x ही बनाएगा। तो इंस्टॉलमेंट के केस में लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आया, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते सिंपल इंटरेस्ट लिखते, एक ही बात आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड का अमाउंट वो डिसाइड होगा कि कौन सा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर यही केस थोड़ा सा चेंज होता, राइट, मान लिया कि इस केस में ऐसा भी होता कुछ, इस केस में ऐसा कुछ होता कि यहां पर मैं एक रो एक कॉलम और ऐड कर रहा हूं ऐसे करके, है ना,
ये अमाउंट है, ये x है, ऐसे करके वैल्यू मैं आपको ऐड करता हुआ जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है, कि यहाँ x हुआ, यहाँ x हुआ, यहाँ x हुआ, है ना, और ये वैल्यू आपकी कहीं यहाँ पेमेंट हुई होती। तो आप देखो 10% का केस है तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे ये वाला जो x यहाँ पर है, ये वाला x जो है यहाँ पर क्या है, ऐसे करके लिखते, ये वाला x तो 1.1x बनाएगा, लेकिन ये वाला x 10% की दर से 2 साल में क्या बना देगा, 1.2x। यहाँ पर ये 1.21 नहीं देगा, 1.2 दे देगा। ये मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू टी एन पे ड्यू अमाउंट है 3 ईयर्स के अंत में, तो आपका ये बन जाता है x प्लस 1.1x प्लस 1.2x इक्वल्स टू a, जहाँ पर a आपको पता है कि नेट ड्यू अमाउंट है, नेट ड्यू अमाउंट है 8t इज इक्वल टू n ईयर्स। तो यहां सम करके x की वैल्यू निकल जाती है। तो कैलकुलेशन आपको एक बार लॉजिक समझ में आएगा तो इक्वेशन लिखने में क्या ही तकलीफ होगी, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात बोल रहा हूं कि आपका एक होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है कि जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अभी फाइनल अमाउंट ड्यू a मान के एक एक्सप्रेशन निकाला, आप सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप सिंपल इंटरेस्ट से करनी है। एक हिंट आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप खुद कैलकुलेट करके प्रोसेस समझें, वो फॉर्मूला याद करना ही नहीं है आपको, ठीक है, उसके बिना ही काम चल जाएगा सारा, आपका सवाल सारे लग जाएंगे, लॉजिक पता है, पर फिर भी एक्सप्रेशन निकालना। हिंट आपको देना हो कि वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्टली मत लिखना। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर में एक m और गुणा हो जाता था, तो m बना, m स्क्वायर बना, m की पावर n-1 बना। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में देखिए ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो यहाँ 1.1 है पर यहाँ 1.2 है, आगे ये 1.3 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के वो सेम है। तो बेहतर आप क्या करना कि या तो इस रिलेशनशिप को इस तरह से इस्तेमाल करो आप, या बेहतर है आप सीधे r परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो एनुअल, उसके हिसाब से आगे बढ़ना। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं छोटी सी कि t इज जो एक इंस्टॉलमेंट, जो एक देखो एक इंस्टॉलमेंट तो आपने x लिया, अगली जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, देखना ध्यान से, वो आएगी 1 प्लस r परसेंटेज ऑफ x, क्योंकि वो r% बढ़ जाएगा। फिर उसकी जो अगली वैल्यू होगी वो x होगी इंटू 1 प्लस 2r परसेंटेज ऑफ x होगा, राइट, 2r परसेंटेज ऑफ x होगा। ऐसे करके अगर n इंस्टॉलमेंट्स हैं, a के बराबर करके आप जरा निकालना x की वैल्यू क्या है, जहां पर r परसेंटेज को आप r/100 से रिप्लेस कर सकते हो। तो आप चाहोगे तो आप यहां से कैलकुलेट करके आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी, तो देखिए आपको अमाउंट के टर्म में सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज मिल जाएंगी। बाकी जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट लेसन्स में। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और अंडरस्टैंड करना है, जो ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल होते हैं जहां पर ऐसे कुछ लिखा होता है कि 6450 ड्यू इन 2 ईयर्स, राइट। मैं सवाल समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि व्हाट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ, राइट, 6450 ड्यू इन 2 ईयर्स, ऐसे करके। तो डिस्चार्जिंग ए डेब्ट ड्यू इन 2 ईयर्स, जब भी ये शब्द आपके सामने दिया होता है अंग्रेजी में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है मान लिया, तो उस केस में इसका मतलब ये होता है कि ये 6450 जो आपका है ये फाइनल अमाउंट ही दिया होता है सीधे, ये ध्यान रखना आप। तो जो आप इक्वेशन लिखते हो, लेट से आपने लिखा कि मैं लिख रहा हूं 1.1x प्लस x प्लस 1.2x, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3 साल है मान लिया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो आपके सिंपल इंटरेस्ट में 10% के हिसाब से ये बनेगा ना x 1.1 1.2। ये जब इक्वेट करोगे आप तो ये गलती मत कर देना कि अमाउंट होगा 6450 इंटू 1.3, क्योंकि 3 साल बाद 10% से 30% बढ़ जाएगा। नो, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिस्चार्जिंग ए डेट ऑफ 6450 ड्यू इन 3 ईयर्स, मतलब 2 साल के अंत में जो टोटल अमाउंट ड्यू है 6450 वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप कि ये एक स्पेशल चीज है, जो भाषा है, भाषा में कई बार फेरबदल हो जाता है तो आपको थोड़ा परेशानी होने लगती है, वो उससे ना डरें। शब्द ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग ए डेट ऑफ 6450 ड्यू इन 2 ईयर्स के बजाय, सॉरी मैं लिख रहा हूं ड्यू इन 3 ईयर्स, इस केस में हमने किया है। तो 3 ईयर्स में करेंगे तो ये अमाउंट दिया है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, जो आपके सामने लिखा है 6450, ये फाइनल अमाउंट दिया हुआ है 3 ईयर्स के एंड में जो आपको पे करना है। तो आप x 1.1x 1.2x सम किया, 6450 के बराबर कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये एक बेसिक बात है जो ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम्पल्स के थ्रू नेक्स्ट लेसन में आपको और क्लैरिटी मिलेगी इंस्टॉलमेंट केसेस में। ये कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के सवाल भी देखेंगे, जहां पर इंस्टॉलमेंट इक्वल है ही नहीं है, वो भी सवाल आप आराम से कर पाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बस ये लॉजिक कहीं ना कहीं समझ लेना। आप अगर लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है? जब लॉजिक समझा ही नहीं है, रट के बैठे हुए हैं फॉर्मूले, काम नहीं बनेगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिक अगर आपको मालूम है, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। थोड़ा वेरिएशन होगा वो भी कर लोगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले लेसन में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।